Ms. Shruti Verma, two times UGC NET qualifier, founder of Savvy Forensics, and one of the leading forensic content creator on YouTube. So, welcome to the Forensic Podcast. And before we get into the questions and answers, मैं आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कैसा लगता है कि इंडिया का सब लीडिंग फोरेंसिक कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब में Firstly, कैसा फील होता है? thank you so much, Amlan, for inviting me on your channel. It's really a great pleasure for me. और फर्स्ट चैनल मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं पता फर्स्ट है कि नहीं है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उससे पहले मैंने सर्च किया था इस पे यूट्यूब पे, तो ऐसा कुछ कंटेंट वगैरह मुझे अवेलेबल मिला नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ स्टार्ट किया जाए। तो वैसे तो मुझे अच्छा ही लग रहा है क्योंकि ऐसा कुछ है तो। हाँ, और क्योंकि मुझे याद है विवी, मैंने मई 2019 में स्टार्ट किया था एंड हाँ, आपका जितना याद है मुझे सितंबर 2019 में आपने स्टार्ट किया हाँ, था। तो जब वो मैंने शायद आपकी पहली वीडियो देखी दिसंबर 2019 या जनवरी 2020 में, एंड तब से लेके मैं आज तक आपको फॉलो कर रहा हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, जिस टाइप के कंटेंट आप बनाते हो। मैंने एक बार आपके बहुत सारे वीडियोस में मैंने कमेंट भी किया है ये चीज। एंड मुझे याद है जब मैंने ये फोरेंसिक पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, तो मुझे एक बकेट लिस्ट में होता है ना कि किन किन लोगों के साथ आपको पॉडकास्ट करनी है, तो एक था कि आपके साथ एक पॉडकास्ट जरूर करना है मुझे। एंड मुझे याद है मैंने आपको इंस्टा पे टेक्स्ट किया था एंड आपने बहुत शिद्दत से उसको मना कर दिया था उस टाइम पे। नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे मुझे लगा था कि अभी मैं उतना नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ गाइड कर पाऊँ, तो इस वजह से मैंने मना किया था। बाकी ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं था कि मुझे नहीं ही करना है, तो ये चीज थी जी। उस टाइम पर। नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब टू वेरी ऑनेस्ट, लाइक जब जैसा कंटेंट अभी तो बहुत सारे चैनल्स हो गए, लाइक हाँ, सिमिलर कंटेंट बनाते हैं। बट उस टाइम की बात अगर मैं करूँ तो उस टाइम जो कंटेंट आप बनाते हो, जैसे कोर्स स्ट्रक्चर में जो कंटेंट बनाते हो, हर एक टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करके आप कंटेंट बनाते हो, तो इकलौता आप ही का चैनल था। लाइक प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से अगर हमें बात करें तो इंडिया में आप ही के चैनल थे। और मैं तब से मैं आपको फॉलो करता हूँ एंड मुझे बहुत सही लगता है जिस हिसाब से आप कंटेंट को ब्लेंड करते हो ना। कभी कुछ कुछ वीडियोस एनिमेटेड भी होते हैं, एनिमेटेड भी थे आपके, तो हाँ। वो चीज़ मुझे बहुत सही लगी। एंड तो फिर अभी पहला क्वेश्चन जो मेरा आपको होगा वो कि आपकी जर्नी के बारे में, जैसे बीएससी आपका किस सब्जेक्ट में है, फिर एमएससी, फिर यूजीसी नेट 2 बार क्वालिफाई करना, फिर यूट्यूब पे आना, इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ आप। ओके, सो अगर हम स्टार्ट करें बैचलर से, तो बैचलर करने का मेरा कुछ और था, बट किसी वजह से मैंने कुछ और करना पड़ा। तो अच्छा। बैचलर्स टाइम पर उतना मेरा कुछ फोकस नहीं था उस टाइम पर, तो बैचलर्स बस ऐसे ही हुआ था, कहने को हुआ था बस। तो बैचलर्स मेरा जूलॉजी एंड केमिस्ट्री में था। एंड अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में मैंने पूरा मन से किया था। और मास्टर्स के लिए अगर किसी को मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ वो मेरी बस दीदी हैं, और बाकी मेरी पूरी फैमिली है, क्योंकि अगर वो नहीं सजेस्ट करती कि मुझे फोरेंसिक में आना चाहिए तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होती। तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है अच्छा, इसमें। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था फोरेंसिक करने के लिए। और फिर उसके आपने बाद फोरेंसिक कौन सी यूनिवर्सिटी? लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ यूनिवर्सिटी, अच्छा अच्छा। वहाँ पे मैंने सुना है कि एमए फोरेंसिक भी वो लोग देते हैं, हाँ, एमए लाइक एमएससी फोरेंसिक। फोरेंसिक के साथ साथ। हाँ, दोनों एमए एंड एमएससी दोनों चीजें हैं। वो क्यों है तो वो तो भाई जानते हैं, उसके लिए मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी यहाँ पे। बट एमए नहीं फोरेंसिक का यार। मुझे नहीं लगता कि कोई उसका मतलब होता है, क्योंकि पहले आपने साइंस बैकग्राउंड से थे, देन आप चेंज करके यहाँ साइंस में आए, तो वो चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है आपके फर्दर फ्यूचर के लिए, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो ये बिल्कुल। चीज हम्म। तो उसके बाद आपने 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, तो वो मेरा तो ये क्वेश्चन है कि यूट्यूब, हाँ जी हाँ, यूट्यूब नेट क्यों किया? क्योंकि नेट क्वालिफाई करने के बाद जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लोग जाते हैं। नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लोग जाते तो हैं, बट वैकेंसी भी तो आनी चाहिए, एक तो पहला वो था। दूसरी चीज ये थी कि मेरा हाँ हाँ। जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला क्लियर हो चुका था, बट जेआरएफ नहीं था। तो मेरा मेन फोकस था, मुझे पीएचडी करनी थी उस टाइम पर। अभी तो चेंज हो चुका है मेरा पूरा जो था। तो पीएचडी करनी थी उस टाइम पर, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो उस टाइम पर मेरा था कि मुझे जेआरएफ क्लियर करना है, तो उस पर्पज से मैं स्टार्टिंग में थी। तो इस वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने कहीं कुछ ट्राई नहीं किया, क्योंकि हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही, और बाकी लखनऊ में और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब काफ़ी सारी तो नहीं कहेंगे लेकिन 1-2 हैं। तो जहाँ पर फोरेंसिक साइंस कोर्स होता है, तो वहाँ पर अगर हम चाहें तो एज़ अ प्रोफेसर की तरह अप्लाई कर सकते हैं उनसे बात कर करके। बट एज़ सच मेरा उस टाइम पर कुछ था नहीं, तो मैंने वैसा कुछ अप्लाई किया नहीं था। और बाकी अगर ये एक बात करें कि चैनल क्यों स्टार्ट किया,
तो इसमें मेरे भाई का रोल है क्योंकि उसकी वजह से ही मैंने स्टार्ट किया था, उसी का सजेशन था, वो छोटा भाई है मेरा, तो उसी का सजेशन था कि मतलब तुमने पढ़ रखा है सब कुछ तो क्यों नहीं स्टार्ट करते ऐसा कुछ। तो फिर मैंने भी थोड़ा सा उसके बारे में सोचा कि बात तो वो सही कह रहा है, क्योंकि फोरेंसिक साइंस में एक तो टीचर्स की बहुत कमी है, क्योंकि उतना अच्छे से लोग नहीं पढ़ाते हैं। जब मैंने मास्टर्स किया था तो उस टाइम पर टीचर्स, मतलब कुछ टीचर्स बहुत अच्छे थे और कुछ टीचर्स थे मतलब जो सिर्फ सिलेबस तक ही बाउंड थे। तो वो चीज़ थी कि सिलेबस से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक पूरा हम नहीं कवर कर पाएंगे। और मैक्सिमम बच्चों का यही रहता है कि वो सिर्फ सिलेबस तक ही बाउंड रह जाते हैं और इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं उतना। तो इस वजह से ये चीज़ ही मैंने सोची। बाकी मेरे कुछ जूनियर्स भी थे, कुछ सीनियर्स भी थे, तो सभी को थी मतलब जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, उसकी प्रॉब्लम लगभग सभी को होती थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि और मतलब ये स्टार्ट करना चाहिए ऐसा कुछ। तो मेरे पास कंटेंट भी सारा अवेलेबल था, क्योंकि जब मैंने मास्टर्स किया था तो सिर्फ हम टीचर्स पे डिपेंडेंट नहीं थे। उस टाइम पर मैंने गूगल वगैरह पे काफ़ी कुछ सर्च किया था, तो उसके भी नोट्स बनाए थे। और उसके बाद में जो मास्टर्स कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में भी कुछ ना कुछ हम कभी ना कभी सर्च करते ही रहते हैं। तो उस वजह से मेरे पास कंटेंट बहुत सारा हो गया था। तो फिर वही मैंने स्टार्ट किया कि चलो ऐसा कुछ करते हैं, कुछ नहीं तो किसी की हेल्प हो जाएगी, तो उससे बेहतर तो और बिल्कुल। कुछ हो नहीं सकता है। बहुत सही किया आपने। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि आप अपने वीडियोस को कैसे प्लान आउट करते हो? मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक को सोचना, फिर उसके रिसोर्सेज देखना, कहाँ से रिसोर्सिंग करनी है, फिर उसको स्क्रिप्ट करना कि कैसे बताना है। तो इस पूरे प्रोसेस के बारे में क्या आप बताएं हमें? इसमें पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में तो मेरे पास कंटेंट था जो रिटन कंटेंट था। तो वो हम्म। मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा कि कौन-कौन से टॉपिक्स स्टार्टिंग में स्टार्ट करने चाहिए। तो हम्म। उनका जो भी कंटेंट था वो तो मैं टाइप करके वैसे कर लेती थी, क्योंकि उस टाइम पर जो स्टार्टिंग का कंटेंट था वो सारा मेरे नोट्स से, सारा मैंने गूगल वगैरह से सर्च कर लिया था। बट अभी जो इस टाइम पर टॉपिक चल रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रोज़ नए की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पर जब कोई भी टॉपिक मैंने सोचा तो वो पूरा सीक्वेंस में मैं करती हूँ कि अगर एक भी चीज़ बीच में मिस कर देंगे तो बात का गायब हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही प्लान करती हूँ कि पूरा सीक्वेंस में ही सारे टॉपिक्स चले। तो इस वजह से मैं सारे के सारे मतलब पूरा सीरीज में ही रहते हैं टॉपिक्स। तो उसमें ये चीज़ रहती है कि अगर कोई टॉपिक है तो उस पे पहले जो मेरे पास जितनी बुक्स रखी हैं, जितना मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है, रिटन कंटेंट, नोट्स वगैरह जो हैं, उनको एक साथ में लाना। उसके बाद में जितना भी मेरे पास मैं गूगल पे सर्च कर सकती हूँ वो सारे को एक बार साथ में लाना, एंड देन उसमें से पूरा कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद में मैं पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करती हूँ एंड देन वीडियो बनता है। और स्टार्टिंग जब मैंने किया था तो 1000 सब्सक्राइबर्स तक तो मैं सारा काम खुद ही करती थी। उसके बाद में मैंने अपनी एक फ्रेंड की हेल्प ली थी, प्रतीक्षा। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है। वो पूरी प्रेजेंटेशन खुद ही बना के देती हैं, बस मुझे रिपोर्ट करना होता है और कंटेंट उनको देना होता है, दैट्स इट। अच्छा, अभी आपका एक टीम हो गया छोटा सा। हाँ, बस एक। बिल्कुल, बहुत सही। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, आप मतलब अपने आप को प्रेजेंट क्यों नहीं करते? लाइक आप ऐसा मतलब बैक सीट क्यों ले लेते हो? जैसे मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, तो आप अपने आप को क्यों प्रेजेंट नहीं करते? नहीं, वैसा प्रेज़ेंट करने का कोई वैसा मोटिव नहीं है, क्योंकि अगर एक चीज़ तो ये होती है कि अगर मैं सामने आ जाऊँगी तो प्रेज़ेंटेशन उतने अच्छे से हो नहीं पाएगी। और प्रेज़ेंटेशन अगर चाहिए है और साथ में मैं भी दिखूँ तो उसके लिए थोड़े-से सिस्टम्स वग़ैरह ज़्यादा चाहिए होते हैं। हम्म। तो वो अभी हम्म। हम अफ़ोर्ड कर नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। और बाकी अगर हम खुद ही सामने आ जाएँगे, प्रेज़ेंटेशन जब नहीं दिखेगी तो जो मेन पॉइंट्स होंगे वो तो सामने आएँगे नहीं, वो मैं बस बोल के चली जाऊँगी। और जो स्टूडेंट्स जिनको रियली पढ़ना है तो उनको कंटेंट मिल नहीं पाएगा। तो उनके पास हम्म। बस एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि वो वीडियो को बार-बार स्टॉप करें एंड देन वो वापस से लिखें, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से मैं प्रेफ़र करती हूँ कि प्रेज़ेंटेशन के फॉर्मेट में अगर कुछ नॉर्मल सा ऐसे ही सजेस्ट करना है तो मैं वीडियो के सामने आ जाती हूँ, कैमरे के सामने आ जाती हूँ। हम्म। नहीं, मतलब मैं मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम खुद को प्रेजेंट करते हैं ना, तो हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं ऑडियंस के साथ। हाँ, नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कनेक्ट कर पाते हैं। इसी वज़ह से मैं प्लान कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं ऐसा कुछ करूँ। लेकिन अभी के लिए यही है कि अगर प्रेज़ेंटेशन हम हटा देंगे तो फिर जो कंटेंट है वो गायब हो जाएगा। और फिर अगर हम प्रेज़ेंटेशन तैयार नहीं करेंगे तो फिर बाद में अगर किसी को मतलब कंटेंट चाहिए होगा तो उनको पूरा काम करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही उनको मेहनत हो जाएगी। तो इस वज़ह से मैं प्रेज़ेंटेशन को प्रेफ़र करती हूँ। और बाकी फर्दर प्लान है आगे का, मैंने सोचा हुआ है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी के आपके लिए नहीं। फर्दर प्लान्स के बारे में बात थोड़ा लेट में बात करेंगे। वो एक मेरा बहुत सारे क्वेश्चन है उस चीज को लेके। बट मैं मुझे इस पॉइंट पे ये जानना है कि आप क्या अभी फुल टाइम एज अ यूथ फॉरेंसिक कंटेंट क्रिएटर कोई आगे देखते हो अपना एज अ फ्यूचर, मतलब जो आपके गोल्स है अभी? हाँ। नहीं मतलब ये तो मुझे करना ही है, क्योंकि ये तो मुझे नहीं छोड़ना है।
अगर कोई अर्निंग नहीं भी होती तो भी मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, क्योंकि अगर मैं अपना कुछ समय किसी को दे पाती हूँ, उसकी वजह से किसी की हेल्प हो पाती है, तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। उसके अलावा बाकी अगर हम फोरेंसिक लैब्स की बात करें, क्योंकि जितने भी फोरेंसिक स्टूडेंट्स होते हैं उनका बस वही होता है कि फोरेंसिक लैब में जॉब मिल जाए, तो उसके लिए मैं एसएससी को प्रेफर करती हूँ। बट एसएससी में इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो चीज़ तो एक नहीं कह सकते हैं, तो उसकी जगह हम एक्सपीरियंस का कर सकते हैं। बट उस टाइम मतलब अभी मैं वैसा कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी हम्म, मेरा फोकस कुछ और है, जो बाकी दूसरों का शायद नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये है कि मैं देखता हूँ आप बहुत लाइक 2 साल से लगभग हो गए, आपको 2 साल हो गए, होने वाला है, तो 2 साल से ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन आपने वीडियो मिस किया हो। एक आपका स्केड्यूल रूटीन रहता है कि इस टाइम पे, अब तो खैर और ज्यादा रेगुलर हो चुके हो आप, बहुत हाँ। ज्यादा वीडियोस आने लग, रोज ही वीडियोस है, मतलब अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हो आप कि यार वीडियो डालना ही डालना है। इसमें तो एक चीज़ तो ये होती है कि अपना मतलब जब खुद का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो उसको करने के लिए कभी ये नहीं होता है कि मुझे नहीं करना है, आज छोड़ो बाद में कर लेते हैं। एक चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मेरे पास किसी भी वीडियो पे कमेंट आता है कि इससे मुझे बहुत हेल्प मिली, या इस तरह की कोई भी कमेंट आते हैं, तो उससे मुझे बहुत लगता है कि अगर एक भी बच्चे को हेल्प हो रही है, अगर एक का भी बेनिफिट हो रहा है, तो मुझे करना चाहिए। तो ये चीज़ ज़्यादा मुझे मोटिवेट करती है इस काम को करने के लिए। नहीं, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी कभार जैसे मेरे साथ होता है हुँ, कि मतलब कंटिन्यूअसली मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर हाँ। एक टाइम के बाद ना थोड़ा सा बोरियत आ जाती है, मतलब वो मोटिवेशन अंदर से खत्म हो जाती है, तो थोड़ा सा फिर ब्रेक में चला जाता हूँ मैं। तो कभी आपके साथ वो मतलब मेंटल ड्रेनिंग कुछ हुआ ऐसा कुछ कि यार वो चीज़ वो ब्रेक चीज़ चाहिए थोड़ा सा? नहीं, वो चीज़ नहीं होती मेरे पास। मेरे साथ वैसा कुछ नहीं होता है, और अगर होता भी है तो उसके लिए मेरे पास सब्जेक्ट दूसरे होते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं वो चीज़ प्रेफ़र कर लेती हूँ। अच्छा, तो मतलब फिर आप मतलब वो एक्स्ट्रा क्या चीज, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके साथ साथ जितने भी कंटेंट क्रिएटर है, हुँ, हुँ। वो एक्स्ट्रा क्या आपके पास यूनिकनेस है जो बाकी लोगों के पास नहीं है, आपको मतलब क्या लगता है वो? ये चीज़ मैं कह सकती हूँ कि किसी भी टॉपिक का सीक्वेंस में कंटेंट, क्योंकि हम्म। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस आते बिल्कुल हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ रहती है कि कोई एक वीडियो अभी पड़ा है, उसके बाद में टॉपिक मतलब चेंज हो गया। तो उसमें हम्म। ये रहता है कि कोई भी टॉपिक जो है पूरी तरह से कवर नहीं हो पाता है। तो हम्म। इसी वजह से मैं सारे टॉपिक्स को पूरा सीक्वेंस में ही रहती हूँ। अगर कोई टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, तो उसको पूरा सीक्वेंस में ही करना होता है। इससे ये रहता है कि मतलब पूरा सीक्वेंस में चलेगा तो कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा, और जेआरएफ के लिए ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा हम किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाएँगे, उतना ज़्यादा हमको बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि बेनिफिशियल होती है। बिल्कुल। और एक चीज मैं अभी मतलब ये जैसे हम जितने भी कंटेंट क्रिएटर अभी हैं, हम लोग मतलब कह सकते हैं कि हम वी आर दी फर्स्ट जनरेशन की जो हम हाँ, फोरेंसिक के कंटेंट बना रहे हैं। तो हाँ। जाहिर सी बात है, फोरेंसिक का ऑडियंस वैसे ही बहुत कम है, तो व्यूज भी उतने नहीं आते। हुँ, तो हुँ। मतलब आप कुछ अलग करते हो क्या कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए, या फिर आपके हिसाब से क्या अलग हमें करना चाहिए जितने भी कंटेंट क्रिएटर है कि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए? उसके लिए एक तो वही रहता है कि आप जितना ज़्यादा शेयर करें। उसके अलावा शेयर तो दूसरी चीज़ होती है, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो जितने लोग हैं तो वो खुद ही अपने आप से आ जाएँगे। और अगर किसी को वीडियो आपका पसंद आ रहा है, आपका कंटेंट पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन आपका अच्छा लग रहा है, तो जब व्यूअर्स आपके शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका जो व्यूज़ हैं, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो ऑटोमैटिकली बढ़ हम्म। जाएँगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स अभी आ गए हुँ, हुँ। जो फोरेंसिक में कंटेंट बना रहे हैं, उनमें से 2-3 चैनल बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। बट हुँ। मुझे एक चीज वो लगता है कि वो लोग इन कैश कर रहे हैं सिचुएशन को, काइंड ऑफ लाइक इन डेप्थ पे नहीं जाते हैं वो चीजें, हाँ। जैसे उनकी एक्सप्लेनेशन होती है। तो हुँ, आप हुँ। मतलब आपके हिसाब से अभी कौन से कंटेंट क्रिएटर जो हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं फोरेंसिक में, जो लोगों को फॉलो करना चाहिए? एक तो मैं सजेस्ट करूँगी फोरेंसिक साइंस यूजीसी नेट करके जो चैनल है, वो उनका कंटेंट बहुत सही लगता है। बट उसके अलावा अगर सिर्फ़ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर फोरेंसिक साइंस के बारे में कुछ जानना है, तो आपका चैनल बेस्ट है। और उसके अलावा और कोई फ्रेंडली चैनल है हम। उसके अलावा और कोई चैनल मुझे नहीं लगता कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे समझ में नहीं आता दूसरा चैनल, क्योंकि वो सिर्फ़ नहीं। ऊपर-ऊपर से बताते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट मुझे मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैं देखता हूँ अभी बहुत सारी चीजें हमारे
साथ होते हैं, उसमें से खास करके नेगेटिव कमेंट वो आते आते हैं, चाहे आप कैसे भी वीडियोस बनाओ, चाहे अच्छा हो चाहे नहीं हो। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक चीज होती है, और एक हाँ, होती है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो आप उस चीज को, उस नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करते कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ कमेंट करने के लिए आना होता है। मतलब ये चीज है कि हम भले ही कुछ करें ना करें, लेकिन दूसरा अगर कुछ कर रहा है तो उसके लिए मुझे जरूर पीछे से कुछ बोलना है। तो ऐसे तो पूरी दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो आपको सिर्फ कुछ ना कुछ कहने के लिए ही आएंगे। तो उनको सिर्फ इग्नोर करना ही मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन है। उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में। सिर्फ वीडियोस की क्यों बात करें, अगर हम नॉर्मल भी देखें सोसाइटी में, तो भी ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ आपको कुछ ना कुछ कहने के लिए ही होते हैं। तो उनको सिर्फ इग्नोर करना ही एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर वो कुछ कह भी रहे हैं, कह लेने तो क्या फर्क पड़ता है, उनकी तसल्ली हो जाएगी, उनको संतुष्टि मिल जाएगी। तो किसी को खुश रहने दो, बस ये चीज होनी चाहिए। एग्जैक्टली बाकी हाँ हाँ हाँ, आप कंटिन्यू इस करें। पे इतना ज्यादा फोकस करने का इतना कोई मतलब नहीं बनता है। वो जो कहना है कह लें बस। बिल्कुल, और मैं भी इस चीज में बिलीव करता हूँ कि जितना हम इग्नोर कर सके चीजों को उतना बेटर है। और पर मैं एक चीज ये भी मानता हूँ कि हमारी जो फोरेंसिक कम्युनिटी है वो बहुत छोटी है। ये हाँ, बहुत ज्यादा इवॉल्व करेगी आगे जाके। और हाँ, इसमें अगर हम एक दूसरे को खींचने में लग जाए तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर कोई हाँ, आगे नहीं बढ़ता है तो कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत खराब चीज है। वही तो चीज है। क्योंकि जितना जितना हम लोग अभी कम है, तो अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो ही उतना ज्यादा हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। और दी अब थोड़ा यूट्यूब से हटके अभी थोड़ी जो हॉट टॉपिक्स है फोरेंसिक साइंस को लेके, उस चीज में हम्म, थोड़ी बात करते हैं। जैसे बीएससी फोरेंसिक साइंस वर्सेस बीएससी प्योर साइंस, हाँ। ये जो एक हॉट डिबेट होता है हमेशा चलता है, तो इस हम्म। चीज के ऊपर आपका क्या राय है? इसमें अगर सिर्फ हम जॉब पर्सपेक्टिव से देखें, तो आप प्योर साइंस के लिए जा सकते हैं। वो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ आप कंप्लीट फोरेंसिक साइंस में आ रहे हैं, बैचलर से आ रहे हैं, तो आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि बाद में आपको बहुत सारी जॉब्स ऐसी आती हैं जहां पर सिर्फ प्योर साइंस मांगते हैं। तो वो चीज आपको प्रॉब्लमेटिक होगी। और अगर वहां पर फोरेंसिक साइंस की भी जॉब आती है कोई भी, तो वहां पर भी आपसे प्योर साइंस तो मांगते ही मांगते हैं। अगर मतलब फोरेंसिक साइंस एक ऑप्शन होता है, बट कई जगह नहीं भी होता है, तो उस जगह पर प्योर साइंस ज्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि अगर आपके पास प्योर साइंस है, तो आपके पास एटलीस्ट एक तो ऑप्शन होगा कि कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही जाना है। तो प्योर साइंस ज्यादा सही है। और बाकी अगर सिर्फ इंटरेस्ट की बात हम्म। करें, तो आप फोरेंसिक साइंस को चूज कर सकते हैं। बट अगर बैचलर्स और मास्टर्स के सिलेबस को देखें, तो अगर हम मास्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो बैचलर्स की मुझे नहीं लगता कोई रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, ये चीज पे मानता हूँ। एंड मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि अगर अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो बीएससी प्योर साइंस ज्यादा वो करता है, मैटर करता है रादर देन बीएससी फोरेंसिक साइंस। बट मैं यहाँ पे एक चीज में आपको और पूछना ये चाहूंगा कि लोग क्या करते हैं ना, लोग एक चीज को मतलब गलत तरीके से लेते हैं कि फोरेंसिक साइंस मतलब जॉब सिर्फ लैब तक सीमित है। हालांकि ये रियलिटी नहीं है कि फोरेंसिक साइंस की जॉब सिर्फ लैब तक ही है, मतलब गवर्नमेंट फोरेंसिक साइंस लैब। तो इसके हाँ, अलावा भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें सिर्फ जॉब के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए या फिर नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए, और बाकी जितने भी जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स है उस पर भी उतना ही फोकस करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी? अगर हम सिर्फ जॉब की बात करें, तो जॉब के लिए भी जहां पर आपका इंटरेस्ट होता है वहीं पर आप काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी जॉब पकड़ ली, अगर फोरेंसिक में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपने चाहे बैचलर्स किया हो चाहे मास्टर्स किया हो, अगर आपको उसमें जॉब भी मिल जाएगी, तो भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपका सिर्फ फोरेंसिक साइंस में आपका है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो जॉब है फोरेंसिक साइंस लैब तक है। यहाँ पर जितने भी आपके इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आपका इन्वेस्टिगेटिंग वाला बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। और उसके लिए जो है आपको एसएससी क्लियर करना पड़ता है, जैसे कि जो आपका एसआई वगैरह की जॉब्स होती हैं। तो अगर आपने एक बार वो हम्म। कर ली, तो उसके बाद में 1 से 2 साल के बाद में, 1 से 2 साल में अप्रोक्स, आपका आराम से फिंगरप्रिंट ब्यूरो में जॉब लग सकती है। उसके अलावा अगर आपके पास एसआई वगैरह की जॉब है, तो उसमें भी आपका कुछ एक्सपीरियंस रहता है। तो उसके बाद में, और इसमें शायद जो आपका एनसीआरबी या फिर सीआईडी ऐसा कुछ है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट या सीबीआई वगैरह, तो हम्म। यहाँ पर भी आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो अगर आपको सिर्फ अपनी मतलब फोरेंसिक साइंस की बात करें, तो वो सिर्फ आपका लैब तक नहीं होता है। अगर आप कोई भी पुलिस की जॉब भी पकड़ते हैं, कोई पुलिस की जॉब भी करते हैं, तो वहां से भी आप बहुत सारे सेक्टर्स में जा सकते हैं। और उसके बाद में जैसे कि फोरेंसिक साइंस लैब की बात करें, तो उसके लिए आपकी जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू वैकेंसीज आती हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। और बाकी
बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ तो इसमें नहीं ही होती हैं, बट जितनी हैं बस उसके लिए अगर आप सही तरह से अप्रोच करें, तो वो चीज़ बेस्ट ही है। मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ़ आपको फोरेंसिक साइंस लैब की वैकेंसीज़ के लिए ही बैठना चाहिए। जैसे कि अभी आईबी की वैकेंसी आई थी, उसमें भी लोगों को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह से आपका लैब के मतलब लैब का जैसा काम तो नहीं होगा, लेकिन फोरेंसिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत काम हो सकता है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। हम्म, 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 बिल्कुल। और अभी जो फोरेंसिक साइंस का जो स्कोप है, आपको क्या लगता है फ्यूचर में इसकी मतलब ये बढ़ेगी या फिर सेम रहने वाला है? सेम तो नहीं कहेंगे, धीरे-धीरे तो इसका स्कोप इंक्रीज़ ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने किया था तो उस टाइम पर बहुत कम बच्चे थे। बट हम्म, धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम जाता जा रहा है, तो वैसे ही इंक्रीमेंट ही हो रहा है धीरे-धीरे, और फ्यूचर में भी होना ही चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, सबका इंटरेस्ट फोरेंसिक में बहुत है। तो जब स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, तो स्कोप बढ़ेगा, स्टूडेंट्स आएँगे, तो जॉब भी धीरे-धीरे इसमें इंक्रीज़ होने ही लगेगी। अभी नहीं, लेकिन कुछ टाइम तो इसमें लगेगा, लेकिन इंक्रीमेंट तो होना ही होना है। नहीं, एक चीज और भी है था ना कि जैसे मेजोरिटी ऑफ दी पोस्ट जो वैकेंसीज आते हैं लैब में, उसमें एक तो एक्सपीरियंस वो लोग डिमांड करते हैं, लेकिन जो हाँ। बंदा फ्रेशर है, वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा? तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है उस एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए? एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट ऑप्शन तो रहता है आप पीएचडी कर लीजिए, क्योंकि पीएचडी का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपका काउंट कर लिया जाता है। उसके अलावा जो आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज आती है, रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसीज आती हैं, तो उनके लिए वो भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते हैं या फिर आपका अगर जेआरएफ नहीं क्लियर हो रहा है, तो ये दो हम्म, ऑप्शन बेस्ट होते हैं। उसके अलावा जैसे कि आपका मतलब अगर आपकी मतलब जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है, उनके लिए वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए जैसे प्राइवेट जो लैब्स होती हैं, तो वहां पर आप कर सकते हैं। वो भी आपका एक तरह से एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है, क्योंकि बेसिकली इसमें जो आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं वो कोई ट्रेनिंग वाला एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। उसमें जो हाँ एक्सपीरियंस होता हाँ है हाँ, पेड होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये सारी चीजों को ऑप्ट कर पेड होना सकते चाहिए, बिल्कुल। हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था जैसे लॉकडाउन तक उतने व्यूज या उतने सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे लॉकडाउन हुआ, एक बहुत बड़ा ट्रैफिक यूट्यूब पे फोरेंसिक साइंस के चैनल्स पे आ गई, लाइक एकदम से बढ़ गए। मुझे हाँ। अभी भी याद है कि जब हमने शुरुआत किया था, हमको 100 सब्सक्राइबर होने में 3-4 महीने लग गए थे या हाँ। 5 महीने लगे थे, लेकिन लॉकडाउन में जो जो चैनल्स खुले उनके हद मार के 1 महीना भी नहीं लगा होगा, क्योंकि वो हाँ। ट्रैफिक एकदम से लॉकडाउन के टाइम पे आ गया। हम्म। तो क्या ये जो अभी जैसे लॉकडाउन अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है हर जगह पे, तो ये ट्रैफिक क्या जिस जिस हिसाब से ये ट्रैफिक लॉकडाउन के टाइम आया था, अभी उस हिसाब से कंटिन्यू करेगा या फिर से जो पहले जैसा था माहौल थोड़ा बहुत वैसा होने वाला है? वैसा एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक चीज ट्रस्ट होती है। अगर किसी को किसी का बताया हुआ, किसी का कुछ पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो वो कोई भी इंडिविजुअल अगर आ रहा है किसी को देखने, तो अगर उसका समझाया हुआ आ रहा है अच्छे से, तो उसको वो कंटिन्यू करेगा। और अगर सिर्फ यही है कि अगर कहीं नहीं कुछ मिल रहा है, तो उसके लिए हमसे मतलब आ गए हैं कि कहीं ना कुछ कंटेंट मिल जाए, तो वो अलग चीज है। बट अगर किसी को अगर ऐसा कुछ है कि किसी का पर्टिकुलर किसी का ही समझाया हुआ आ रहा है, तो उसके में ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट, लाइक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन टू यू। जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि आपके बहुत सारे प्लान्स है यूट्यूब पे फोरेंसिक को लेके, इस चैनल को लेके एक, तो क्या आप थोड़ा सा ग्लिम्स हमें दे सकते हैं इस चैनल की, क्या क्या किस डायरेक्शन पे आप इस चैनल को अभी लेके जाना चाहते हैं, और क्या क्या नई चीज आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो इस चैनल पे? एक चीज तो ये है कि मतलब जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का कंटेंट होता है, तो वो चीज तो थोड़ा बहुत अभी चल रहा था, बट उसके लिए मैंने एक अलग से एक लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, तो अभी से वो पढ़ाएंगे। और उसके अलावा मैंने अभी सोचा हुआ है एप्लीकेशन और वेबसाइट वगैरह का, तो ये चीजें हैं plans में, तो वो तो थोड़ा सा लंबा है, अभी का नहीं है, उसमें टाइम लगेगा अभी। और उसके अलावा थोड़ा सा जैसे जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, तो उसके बारे में कुछ मैंने प्लान किया हुआ है, तो वैसा कुछ मैं भी सोच रही हूँ, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टाइम के बाद वैसा होगा। जैसे यूजीसी नेट को लेके, जैसे फोरेंसिक साइंस के जितने भी मटेरियल्स हैं यूजीसी नेट को लेके, उसका कोई प्रॉपर ऐसे कोचिंग सेंटर वगैरह या फिर कोचिंग का कुछ है नहीं ऐसे, तो हाँ। आप क्या प्लान कर रहे हो कि ऐसा एक प्रॉपर ऑफलाइन सेंटर आप बनाओगे फोरेंसिक साइंस के लिए, या फिर नहीं, ऑनलाइन भी कोई? ऑफलाइन तो नहीं, ऑनलाइन का ही सोच रही हूँ मैं, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, क्योंकि ओके जी, सो ऑफलाइन में बस एक ही एरिया रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बस वहीं के स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे, तो इसलिए ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में यही मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कुछ सजेशंस जो बडिंग फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स है उनके लिए, कि उनको क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम जो करिकुलम वो फॉलो कर रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा करियर में हेल्प मिले।
जो भी स्टूडेंट्स मास्टर्स में हैं या फिर उसके बाद भी उनका कंप्लीट हो चुका है, तो एक चीज़ सबसे बेस्ट और सिक्योर ऑप्शन रहता है कि वो जेआरएफ को क्लियर करके पीएचडी करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका मतलब जेआरएफ नहीं क्लियर हुआ है बट पीएचडी करते हैं, तो वो चीज़ को मैं प्रेफ़र नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसकी कुछ वैल्यू होती है, तो इसी वजह से मैं उस चीज़ को प्रेफ़र नहीं करती हूँ। बेस्ट ऑप्शन है जेआरएफ करके आप पीएचडी करिए। उसके अलावा आप कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसीज आती हैं उनके लिए आप जाएं तो आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आपकी वैकेंसीज काफ़ी सारी आती हैं एफएसएल दिल्ली में, तो वहाँ पे अगर एक्सपीरियंस मांगते हैं तो अगर एक्सपीरियंस लेके आप, फ्रेशर्स की भी आती हैं बट एक्सपीरियंस के साथ आप जाते हैं तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाती है। और इसी तरह से जहाँ पर एक्सपीरियंस मांगते हैं तो वहाँ पर अगर आपने प्रोजेक्ट असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट या फिर पीएचडी वगैरह कर रखा है तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। अगर आपने जैसे प्रोजेक्ट असिस्टेंट वाले जॉब है कहीं बहुत अच्छी जगह से करी है, जैसे अगर हम बात करें टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है या इस तरह से काफ़ी सारी अलग अलग जगह होती हैं, तो अगर आपने वहाँ करा हुआ है और उसके बाद में आप जेआरएफ क्लियर करते हैं और आपका उस टाइम पर पीएचडी जो होती है उसका टाइम जो ड्यूरेशन होती है वो 5 साल से कम हो जाती है, क्योंकि वो जो आपका 1 साल प्रोजेक्ट असिस्टेंट वाला होता है वो उसमें कंसीडर कर लिया था, एग्जैक्टली नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उसमें मान लिया जाता है, तो उस वजह से आपका जो टाइम होता है वो कम कर लेते हैं। तो ये चीज़ एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा एसएससी के थ्रू जा सकते हैं, एसएससी जो सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसीज आती हैं, अगर आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें और उसके अलावा बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं तो उनके लिए भी जाना चाहिए। सिर्फ फोरेंसिक साइंस लैब की वैकेंसी के लिए बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोई भी सिक्योर नहीं कह सकते हैं कि आगे आपका सिक्योर ही है, तो इस वजह से बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज को भी साथ में देखते रहना चाहिए। सो दैट्स द एंड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, एंड थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच।